नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल हो। हमने अपना दूसरा अध्याय शुरू कर दिया है ना बच्चों। हमने अपना दूसरा अध्याय रेशों से वस्त्र तक। सबके हाथों में किताब होगी और सब देखेंगे हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो आज सब पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 निकालेंगे। तो हमने अपने पिछले कक्षा में क्या पढ़ा? हमने रेशों से वस्त्र तक पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, ऊन प्रदान करने वाले जंतु, है ना। हमने क्या क्या पढ़ा? पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने ऊन प्रदान करने वाले जंतु। फिर हमने ऊन तैयार करने की विधि देखी, है ना। हमने ऊन तैयार करने की विधि देखी और उसके बाद हमने भेड़ पालन और प्रजनन के बारे में चर्चा किया। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा कि विभिन्न तरह के, हमने एक तालिका देखी ना अपने किताब में 2.1, जिसमें विभिन्न प्रकार के भेड़ों के नस्लें दिया हुआ था, है ना। भारतीय नस्लों की जानकारी हमने पढ़ा। और आज हम भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। अब आप सबको पता है भेड़ के पास क्या है? रेशे है, ऊन है। तो हम लोग क्या करते हैं? उन रेशों को, उनके बालों को किस तरह से ऊन में परिवर्तित करते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आप अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत ही दिलचस्प लगेगी आपको ये, है ना। और जल्दी से आपको याद हो जाएगा कि किस तरह से एक एक चरणों में से गुजरते हुए हम लोग ऊन बनाते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं, है ना। उससे कपड़े तैयार करते हैं। तो सभी तैयार है ना? सब अपने किताब निकालिए, पेज नंबर 10, और उसमें देखिए भेड़ के रेशों को, सब किताब में देखिए, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। ठीक है, विभिन्न चरण। भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। तो देखिए, भेड़ के बालों को ऊन के धागे में परिवर्तित करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है ना। बहुत आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या है बच्चों? एक लंबी प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित चरणों में संपादित की जाती है। तो देखते हैं कौन कौन से चरणों से होते हुए गुजरते हैं। तो सब देखिए अपना, आपकी किताब में पहला चरण क्या दे रखा है? भेड़ों के बालों की कटाई। सब जरा उसको अंडरलाइन कर लीजिए, भेड़ों के बालों की कटाई, है ना। भेड़ों के बालों की कटाई। इस नाम से ही आपको पता लग रही है, इस चरण में पहला जो चरण है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों? भेड़ों के बालों की कटाई कर रहे हैं, है ना। जैसे आपके बाल लंबे हो जाते हैं तो आप क्या करते हो? आपके बाल काटते हो, तो उसी तरह भेड़ों के बालों की कटाई। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है ना। जब बुरी तरह से क्या हो जाता है? जब बाल बढ़ जाते हैं भेड़ों के शरीर में, तो क्या होता है? तो उनके बालों को, तो क्या करते हैं? उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है, शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन के रेशों की कटाई कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊन के रेशों की कटाई। सब अंडरलाइन कर लीजिए,
ऊन के रेशों की कटाई, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं बच्चों, ऊन के रेशों की कटाई कहलाती है। सब इसमें बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। जब पाले गए भेड़ के शरीर के बालों की क्या होती है, घनी वृद्धि होती है, तो उनके बाल क्या करते हैं, शरीर से उतार लेते हैं, है ना। उनके बालों को क्या करते हैं, शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन के रेशों की कटाई कहलाती है। अंडरलाइन कर लीजिए अपने किताब में। अब देखिए, भेड़ के बाल उतारने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। आपको पता है ना, जैसे कि आपके बाल क्या है, कैंची आदि का इस्तेमाल करके नाई काटते हैं, उसी तरह भेड़ के बाल कैसे उतारते हैं, मशीनों का उपयोग। तो मशीनों को उपयोग में आप अंडरलाइन कर लीजिए। भेड़ों के बाल कैसे उतारते हैं, मशीन का उपयोग किया जाता है ना। सामान्यतः क्या होता है, भेड़ के सामान्यतः क्या करते हैं हम लोग, बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, कौन से मौसम में काटा जाता है बच्चों, गर्मी के मौसम, है ना। तो कौन से मौसम में काटते हैं, गर्मी के मौसम में। क्यों गर्मी के मौसम में क्यों काटते हैं, क्योंकि तब क्या होता है, तब उन्हें ज्यादा ऊन की जरूरत नहीं होती। आप स्वेटर कब पहनते हो, सर्दी के मौसम में। गर्मी के मौसम में क्या है, आपको स्वेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी ही गर्मी है। तो ऊन भी क्या है, भेड़ों की रक्षा करती है ना, उनके शरीर को ठंड से बचाती है। तो गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ों को इस मौसम में बालदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी कोई कठिनाई ना हो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि गर्मी के मौसम में काटते हैं। और गर्मी के मौसम में क्या है, उनको उनकी किसकी जरूरत नहीं है, आवरण की, यानी उनकी ऊन की, उनके ऊपर ढके हुए बालों की जरूरत नहीं रहती। तो हम लोग गर्मी के मौसम में काटते हैं, ताकि भेड़ों को इस मौसम में बालदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी कोई कठिनाई ना हो। तो जब हम एक एक लाइन पढ़ते हैं, तो आपकी पेंसिल भी आपके बुक में एक एक लाइनों में से होते हुए गुजरना चाहिए, ताकि आपको शब्द आसानी से याद रहे, ठीक है। और अच्छे से पढ़ के भी देखोगे, ताकि आप आसानी से हर शब्द को उच्चारण कर पाओ और पढ़ पाओ, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा, भेड़ों की शरीर की कटाई। क्या देखा हमने, भेड़ों की शरीर की कटाई। और इसमें आपने क्या देखा, कि आपने देखा, क्या देखा, कि किस तरह से बालों की कटाई होती है ना। तो आप देखोगे कि भेड़ों के बालों के, ये देखिए एक चित्र है, ये देखिए किस तरह से भेड़ों के बालों को क्या कर रहे हैं, उतार रहे हैं, है ना। किस तरह से भेड़ों के बालों को शरीर से उतार रहे हैं, देख रहे हो ना। उसके बाद क्या है, उनके बाल फिर उगाते हैं, है ना, उनके बाल फिर उगाते हैं। तो हमने पहला चरण भेड़ों के बालों की कटाई के बारे में हम देख रहे हैं, है ना, हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला चरण क्या है, भेड़ों की बालों की कटाई। उसके बाद आप देखिए, क्या आपने कभी सोचा कि ऊन के रेशों के लिए भेड़ों के बालदार त्वचा को उतारने में उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता, है ना। आप सोच रहे होंगे, जब उनके ऊन इस तरह से उतारते हैं तो उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता। इसका कारण है कि त्वचा की सबसे ऊपर, सब अंडरलाइन कर लीजिए, त्वचा की सबसे ऊपर वाली, त्वचा के सबसे ऊपर वाले, अंडरलाइन कर लीजिए, त्वचा की सबसे ऊपर वाली, क्या होता है ऊपर वाले,
परत, है ना। परत क्या होते हैं? अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है ना। जैसे कि आप आपके बाल काटते हो, आपको दर्द नहीं होता। जब आपके बाल काटे जाते हैं तो आपको दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे ऊपरी परत है जो मृत कोशिकाओं से बनी है ना। लेकिन जब आपके बाल खींचा जाए, जब काटते हैं तो दर्द नहीं होता, लेकिन क्या होता है, जब आपके बाल जब कोई खींचता है तो आपको दर्द होता है ना। क्यों होता है दर्द? क्योंकि बाल कहाँ पर जुड़े हैं हमारे, उनके इसके जड़ कहाँ पर है? हमारे त्वचा से, है ना। हमारे जो है, हमारे त्वचा के अंदर से आती है। जब हम उसे खींचते हैं तो क्या होता है, तो हमें दर्द होता है। लेकिन अगर हम ऊपरी ऊपरी तरीके से बाल काटेंगे तो हमें क्या नहीं होता, दर्द नहीं होता। तो इसी तरह से त्वचा के सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः क्या होता है, मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं, है ना। भेड़ के बाल भी क्या है, फिर से उगाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे बाल, जिन्हें कटवाने में कष्ट नहीं होता तथा कटवाने के बाद ये पुनः उग भी आते हैं, है ना। तो हाँ, जैसे कि हमारे बाल हैं, हमें कटवाने से क्या है, हमें जब बाल काटे तो दर्द नहीं होता, क्योंकि वे फिर उगाते हैं। जितना आप बाल काटोगे फिर से क्या होगा, आपके बाल उगाएंगे। उसी तरह भेड़ के बालों को भी हम लोग क्या करते हैं, जब काटते हैं तो उन्हें दर्द नहीं होता, क्योंकि वे फिर उगाते हैं, है ना। तो इसमें आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखना है कि पहला चरण है भेड़ों की बालों की कटाई। और जब भेड़ों के बालों के शरीर, है ना, जब शरीर पर बाल काफी घनी हो जाती है तो उनके शरीर से बालों को उतार लिया जाता है। फिर क्या होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊन के रेशों की कटाई कहते हैं। और एक और बात हमने देखा कि गर्मी के मौसम में काटा जाता है। उनके बाल कब काटते हैं, गर्मी के मौसम में, ताकि भेड़ों को इस मौसम में क्या है, उनकी त्वचा को, है ना, मौसम में बालदार त्वचा वाले सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती, इसलिए सर्दियों में ना काट के गर्मियों में काटते हैं। और फिर हमने देखा कि भेड़ों को बालदार त्वचा को जब उतारते हैं तो उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, है ना, क्योंकि वे ऊपरी सतह है जो मृत कोशिकाओं से बनी हुई है। तो ये देखिए अगला क्या दे रखा है आपके किताब में, जिज्ञासा। हमें पता है ना, वैज्ञानिक चरण जिज्ञासा। कारण जानने का प्रयास कीजिए कि जब आप बाल कटवाते हैं तो दर्द दर्द कोई दर्द नहीं होता, परंतु जब आपके बाल खींचता है तो दर्द होता है। मैंने आपको ये बताया, है ना। चलिए अब अगला चरण देखिए, चरण 2, अभिमार्जन। देखते हैं ये क्या है, अभिमार्जन। सब अपने किताब में जरा टिक कर लीजिए, अभिमार्जन अंडरलाइन कर लीजिए, अभिमार्जन। चलिए अब देखते हैं अभिमार्जन क्या है। आपके किताब में एक पिक्चर भी दे रखा है, एक फोटो दे रखा है ना, एक चित्र दे रखा है 2.2। ये देखिए, ये दे रखा है, सब इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला चरण हमने देख लिया, पेड़ की ऊन उतारना, है ना। अब देखते हैं अगला चरण कौन सा आ रहा है, अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है ना। अब ऊन काट लिया, आपको पता है ना काफी गंदे होंगे, क्योंकि भेड़ क्या करते हैं, इधर उधर सब लेट कर, या कोई भी जानवर जिनके जिनके रेशे ज्यादा हो, जब वो बाल काटते हैं तो क्या होता है, सब गंदे होते हैं। हम लोग ऐसा इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो उससे क्या होता है, कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छे से धोया जाता है ना। और आपको पता है इसका क्या कारण है, क्यों धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्थ निकल जाए, यानी सारी गंदगी उसमें से निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है ना। तो इस क्रिया को जो हम लोग कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं, अभिमार्जन।
तो सब उसको जरा अंडरलाइन कर लीजिए आपकी किताब में कि क्या है अभिमार्जन। कटाई के बाद पानी की टंकियों में डालकर क्या करते हैं, अच्छे से धोया जाता है और जिससे हम क्या कहते हैं, अभिमार्जन। चलिए सब उसे अंडरलाइन कर लीजिए। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है ना। और आजकल अभी क्या करते हैं, मशीनों द्वारा अभिमार्जन करते हैं। पहले क्या था, देखिए आपके किताब में देखिए, पहले पानी के टंकियों में डाल के धोया जाता था, है ना। फिर क्या है, फिर अभी मशीनों द्वारा करते हैं ताकि वो अच्छे से क्या हो जाए, अच्छे से साफ हो जाए, है ना। तो अभी क्या करते हैं, अभी अभिमार्जन कैसे करते हैं, हम लोग पानी के टंकियों में ना डालते हुए, है ना, हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, देख रहे हो ना चित्र, हम लोग पेड़ों को किस तरह से एक एक, है ना, एक एक देखिए, एक एक उनके पेड़ों को पहले क्या किया, पहले हमने उनके सारे सारे बाल की कटाई कर दी। फिर ये देखिए अभिमार्जन हो रहा है यहाँ पर, है ना। और अभी क्या है, मशीनों से करते हैं। तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, अभिमार्जन, ठीक है। और आजकल क्या है, अभिमार्जन कैसे करते हैं, मशीनों द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, मशीनों द्वारा। तो आपको दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया है ना, अब सबकी समझ में आ चुका है अभिमार्जन। इसे एक और बार घर में जाकर अच्छे से पढ़कर आइएगा, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अभिमार्जन के बाद अगला चरण क्या आ रहा है ना। अभिमार्जन के बाद तीसरा चरण क्या आ रहा है बच्चों, छटाई, है ना। तीसरा चरण क्या आ रहा है, छटाई। अभिमार्जन के बाद, है ना, अभिमार्जन के बाद ये छटाई मतलब कि उसको अलग अलग कर रहे हैं, सॉर्टिंग, है ना, अलग अलग करते हैं। तो अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है। इसमें क्या होगा, इसमें अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर दिया जाता है ना। तो अभिमार्जन क्या हो रहा है, अभिमार्जन में क्या हो रहा है कि रेशों की छटाई होती है। अंडरलाइन कर लीजिए, रेशों की छटाई होती है, यानी चुनते हैं। कैसे कैसे रेशे चुनते हैं, अच्छे लंबेदार, है ना, अच्छे रोएदार रेशों को उसकी किस हिसाब से, लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर दिया जाता है ना। क्या कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। तो उसको जरा अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इसको कैसे करते हैं, चटाई का ये काम हाथों से अथवा मशीनों की सहायता से किया जाता है ना। आजकल ज्यादातर क्या करते हैं, मशीन, आपको पता है वैज्ञानिक युग है, हमने विज्ञान ने इतनी तरक्की कर लिया है कि हर चीज पर हम क्या है, मशीनों पर निर्भर है। तो तीसरा चरण चटाई जो अभिमार्जन के बाद आता है, इसमें रेशों की चटाई होती है और अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर दिया जाता है। और ये काम क्या है बच्चों, हाथों से अथवा मशीनों की सहायता से किया जाता है। क्लियर हो गए ना ये तीनों चरण, अभी से याद रख लीजिएगा इसको। भेड़ों के बालों की कटाई पहला चरण, दूसरा चरण है अभिमार्जन, है ना, और तीसरा चरण है चटाई। अब देखते हैं कटाई क्या है। अगला चरण देखिए, चौथा चरण आपने क्या देखा कि कटाई, है ना। कटाई क्या है, अंडरलाइन कर लीजिए किताब में, कटाई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है ना। तो कटाई यानी सुखाना। तो क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं चटाई के बाद, कटाई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल वे फूले हुए रेशों की
ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। देख रहे हो ना? तो आपने क्या देखा कि ऊन की किस तरह से कताई यानी सुखाकर से एकदम से अच्छा बना देते हैं। तो अभिमार्जन जो करने के बाद जो जो रेशे प्राप्त हुए हैं उन रेशों को सुखा लिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल व फुले हुए रेशों को ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है ना? और उसके बाद फिर आप क्या देख रहे हो? रंगाई, है ना? अब आपको पता है ऊन के रेशों में सुंदर सुंदर रंग नहीं होता, है ना? कि आप जब स्वेटर सब पहनते हो आप देखते हो लाल रंग के, पीले रंग के, हरे रंग के, बहुत तरह के पहनते हो, या ऊनी कपड़े या ऊनों का बना हुआ देखते हो, बहुत तरीके का होता है। तो रंगाई वे करते हैं, आपको पता है ना? भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्राय कैसे कलर के होते हैं, कैसे रंग के होते हैं? काले, भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए उसे। तो जिस तरह से आप क्या करते हो, कैसे कैसे रेशे प्राप्त होते हैं? काले, भूरे या अथवा सफेद रंग के होते हैं। और हमें क्या चाहिए? ये दुनिया ही कैसी है बच्चों? रंगीन दुनिया है ना? आप सबको रंग पसंद है ना? हम सबको क्या है? रंगों से बहुत प्यार है। तो विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों को विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। अंडरलाइन कर लीजिए, इन रेशों को विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है और इस प्रक्रिया में रंग बिरंगे ऊनी रेशे अक्सर आपस में उलझ जाते हैं, है ना? तो क्या करते, जब रंगाई होती है तो सब एक साथ डालकर क्या कर रहे हैं? रंग रहे हैं। तो इसमें क्या एक उलझन है कि जब रंगाई करते हैं तो रंग बिरंगे ऊनी रेशे अक्सर आपस में उलझ जाते हैं, है ना? तो ये क्या है? इसका एक नुकसान देख रहे हो ना, उसे अंडरलाइन कर लीजिए। तो रंग बिरंगे ऊनी रेशे अक्सर आपस में उलझ जाते हैं, है ना? इधर उधर हो जाते हैं। तो फिर अब अगला प्रक्रिया क्या होगा? अब रंगाई भी हो गई, है ना? पांचवा चरण हमने देखा रंगाई। अब जब रंगाई हो गई, अब हमें क्या चाहिए? धागा बनाना है ना? क्योंकि कपड़े बनाने के लिए हमें इन सबको क्या किसमें बदलना है? धागों में। तो अगला चरण देखिए, ऊनी धागा बनाना। चरण 6 अंडरलाइन कर लीजिए। चरण 6 क्या है? ऊनी धागा बनाना। देखिए, रंगाई के पश्चात प्राप्त इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है। तो रंगाई के बाद क्या करते हैं बच्चों? रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। फिर क्या बनाया जाता है? उन्हें लपेटकर धागा बनाया जाता है ना? सब पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद जब रेशों को सुलझा दिया जाता है, फिर उनको लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की बुनाई, है ना? जो लंबे लंबे रेशे होते हैं उससे क्या करते हैं? स्वेटरों की बुनाई वाले ऊन में और अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लंबे रेशों को काटकर किसकी बुनाई करते हैं? किसकी करते हैं? स्वेटरों की बुनाई। किसकी बुनाई करते हैं बच्चों? स्वेटरों की। तो लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की बुनाई, है ना? बुनाई करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं? स्वेटरों की बुनाई लंबे रेशों को काटकर अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों को काटकर, छोटे छोटे अंडरलाइन कर लीजिए, छोटे छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्रों की बुनाई, है ना? आपको पता है ना, अगली बार हम आपसे प्रश्न पूछेंगे तो ये सब याद रखिएगा कि लंबे रेशों से क्या बनाते हैं,
छोटे छोटे रेशों से क्या बनाते हैं, किसकी कौन से वस्त्र बनाते हैं या क्या करते हैं, तो अब इसे दिमाग में रख लीजिए। लंबे रेशों को काट कर क्या करते हैं, स्वेटरों की बुनाई वाले ऊन बनाते हैं, और छोटे छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग किया जाता है ना। तो हमने अपने क्या देखा, हमने चरण देखे, है ना। कितने चरण देखे, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण देखे हमने। हमने क्या देखे, विभिन्न चरण देखे, है ना। तो आपने क्या देखा, विभिन्न चरण में क्या देखा आपने, कि किस तरह से हमने भेड़ों के, है ना, भेड़ों के रेशों को किस किस तरीके से हमने परिवर्तित किया, ये हमने देखा। और आपकी किताब में बहुत सुंदर चित्र दे रखा है ना। तो उस चित्र में को आप अच्छे से देख लीजिए और ये देखिएगा कि भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने वाले विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, है ना। पहला चरण भेड़ों के बालों की कटाई, दूसरा चरण अभिमार्जन, तीसरा चटाई, चौथा चरण क्या देखा आपने, कताई, और पांचवा रंगाई। और उसके बाद फिर हमने आखिर में क्या देखा कि किस तरह से ऊनी धागे बनाए गए, है ना। तो इतने चरण आपको अभी याद हो गए होंगे। और उसके बाद देखिए, जब हम जानवरों को पालते हैं तो देखिए आपकी किताब में दिया हुआ है, एक बॉक्स में दे रखा है, कुछ और भी जाने उसके बारे में, है ना। जब हम इन जानवरों का पालन करते हैं तो उनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी है। तो देखिए, ऊन उद्योग में, सभी सभी ने पेज नंबर 11 निकाला हुआ है ना, 11 में देखिए, ऊन उद्योग में क्या हुआ, हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी क्या है कि हमें जीविका, है ना, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो हमारे देश में कई व्यक्तियों के लिए ये एक क्या है, उनके जीवन को आगे बढ़ाने का, पैसे कमाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। और एक और बात, परंतु जंतु रेशों की चटाई करने वाले कारीगर, है ना, क्या करते, जो जंतुओं के पालन करते हैं उनके रेशों की चटाई जो करते हैं, उनके उनके साथ क्या होता है, कभी कभी एंथ्रैक्स, ये देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, एंथ्रैक्स एक बीमारी, है ना, एंथ्रैक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। ये देखिए, जो कुछ समय बाद कैसा होता है, जो कुछ समय बाद एक घातक रुधिर रोग, सॉर्टर्स रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। तो ये देखिए अब क्या है कि ये जो है जानवरों में, है ना, जानवरों में पाए जाने वाले एक रोग एंथ्रैक्स एक खतरनाक एवं जानलेवा रोग है। और यह क्या है, मानव को भी किससे आता है, जब पशुओं में होते हैं तो उनसे संक्रमित होकर जानवरों के संपर्क में जब हम लोग आते हैं तो मनुष्यों के लिए भी ये घातक सिद्ध होता है, उनसे फैल जाती है। और ये कैसा रोग है, इससे त्वचा पर छाले, है ना, सीने में दर्द होता है, उल्टी, दस्त, बुखार आदि रोग होते हैं, है ना। सोर्टेस रोग किससे होता है, एंथ्रैक्स नामक एक जीवाणु, है ना, एक खतरनाक जीवाणु, जिसकी वजह से क्या होता है, जब मनुष्य उनकी देखभाल करते हैं, हम लोग जब उनकी देखभाल करते हैं, उनसे संपर्क में जब आते हैं तो यह हमें भी फैल जाता है और इससे काफी तकलीफ होती है। और अभी क्या है, इस रोग को लेकर टीकों का भी निर्माण हो चुका है, जो क्या है, इन सब के लिए, इन सब में कुशलता से काम कर रहा है, यानी हमें इन रोग से मुक्ति के लिए कुशलता में काम कर रहा है। तो किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यवसायिक संकट कहलाता है। तो बच्चों ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यवसायिक संकट। व्यवसायिक संकट क्या है, जब कोई भी उद्योग में हम लोग जब कर रहे हो या कोई भी उद्योग कर रहे हो तो क्या होता है, उनसे हमें काफी हानिकारक बीमारियां होने की भी संभावना है किसी भी उद्योग में, या उससे जो हमें गलत दुष्प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ता है,
है ना, जो भी लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई भी अगर हमारे ऊपर संकट है या कोई भी खतरा हमें है, तो उसे क्या है, व्यवसायिक संकट। उस व्यवसाय में रहते हुए जो हमें बीमारी हो रही है, जैसे कि हमने देखा भेड़ बकरी का पालन, है ना, तो इसमें क्या है, इसमें उन जंतुओं की या जो भेड़ों के या और कोई भी जंतु जिनके रेशे निकाल रहे हैं, तो उनमें क्या कौन सा रोग पाया जाता है, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो कुछ समय बाद क्या है, हमें भी, है ना, ये रोग आ जाता है। तो एक घातक रुधिर रोग, सॉटर्स रोग, जो हमारे उसके रूप में हमें मिल जाता है इनसे, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, किसी भी उद्योग में, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, किसी भी उद्योग में कारीगरों को क्या होता है, कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को जानलेवा झेलना, ऐसे जोखिमों को झेलना क्या कहते हैं, व्यवसायिक संकट। तो मेरे बच्चों, एक और पॉइंट आपको इसमें से मिला कि किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यवसायिक संकट कहलाता है। तो आज जो हमने कक्षा में चर्चा किया है, मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से याद हो गया है। अगली बार इन सबको अच्छे से पढ़कर आइएगा, इन्हीं के बीच में से हम आपकी परीक्षा लेंगे और उत्तर के साथ सब तैयार रहिएगा। तब तक हम अपना कक्षा समाप्त करते हैं। आप अपने अगले कक्षा के लिए बहुत बेताबी से बैठे हैं, मुझे पता है। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।